हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग 30 मैथमेटिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आप लोगों के सीटेट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी पेपर हुए हैं, उन्हीं से सारे क्वेश्चंस को लिए गए हैं। इसलिए 2026 का सीटेट जो होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, 5, 6, 9, 3, 8, 7 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। जैसे 9 का निकालना है, 9 लिखेंगे। उसके बाद में जितने अंक हैं, जैसे 1, 2, 3 है तो 3 जीरो ऐड कर देंगे। ये हमारा 9 का स्थानीय मान हो गया। अंकित मान निकालना है। अंकित मान जिसका भी पूछा जाता है वो सेम वैल्यू हो जाती है। जैसे 9 का पूछा गया तो 9 हो गया। अब घटा देंगे, अंतर पूछा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। यानी 8,991 हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। जब भी 9 का स्थानीय मान किसी भी चीज़ का स्थानीय मान क्या आएगा, तो हम लोग उस संख्या को लिखेंगे। उसके बाद में जितने भी अंक हैं उसको उतने जीरो लगा देंगे। जैसे यहाँ 3 अंक थे, 3 जीरो लगा दिए। अब अंकित मान पूछेगा तो जिस संख्या का पूछेगा तो सेम संख्या हमारी अंकित मान हो जाएगी। दोनों का अंतर कह रहा था, घटा दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। 4 और 2 का गुणनफल करेंगे, 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 3 है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा उसको आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 12,112 को 11 और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का योग क्या होगा। तो 11 से हम लोग भाग कर देंगे। 12 1 1 2, तो एक बार में गया तो ये 2 में से एक गया 1, फिर एक बार में गया तो ये कैंसिल हो गया। 1 उतारा, ना जाने का 0 उतारा, फिर 2 उतारा, 11 एकम 11, तो हमारा यहाँ से आ गया एक शेषफल। अब इसी तरीके से 13 से भाग करेंगे 13,223 को, तो एक बार में 13 एकम 13 कट गया, 2 उतारा, ना जाने का 0, फिर 2 उतारा, 13 एकम 13, तो यहाँ से बच गया हमारा 9, फिर उतारा 3। तो अब 13 का पढ़ा पढ़ेंगे 7 बार में, 13 सते 91, तो हाँ यहाँ से हमारा आ गया शेषफल 2। आप दोनों का योगफल पूछ रहा था, यानी 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, 3 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है, केवल आपको भाग करना, भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा उसको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग 11,000 लिख लेंगे। फिर कह रहा है 1100, तो 1100 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर कह रहा है 11, तो इसको अब हम लोग जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11,000, 1100, 11 तीनों को ऐड कर देंगे तो 12,111 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3:30 PM से 4 घंटे 50 मिनट पहले क्या समय था। तो 3:30 PM कह रहा है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग इस टाइप के यानी घंटे मिनट के सवाल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग PM या AM है उसको चेंज कर लेंगे। AM है तो कोई बात नहीं है, PM है तो हम लोग उसमें जो है 12 जोड़ देंगे। जैसे 3:30 PM दोपहर का जो बजता है उसी को हम लोग कहते हैं 15:30 PM। 12 हम लोगों ने ऐड किया, 12 3 15 हो गया, 15:30 का मतलब हो गया 3:30 PM। अब इसमें कह रहा है 4 घंटा 50 मिनट पहले क्या समय था। तो 4 घंटा 50 मिनट अब घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब 30 में से 50 नहीं ज़्यादा तो हम लोग हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 60, क्योंकि 1 घंटा हासिल लिया, यहाँ पर आके मिनट में हो गया तो मिनट हो गया 60, और 60 और 30 जोड़ के हो गया हमारा 90, और 90 में से 50 जाएगा तो बचेगा 40। यहाँ पर बचा हमारा 1 हासिल ले लिया तो 14 बचा, 14 में से 4 गया तो 10, 10 40, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या 3:30 PM से 4 घंटा 50 मिनट, 3:30 को हम लोगों ने 15:30 लिख लिया, 15:30 में से 4 50 घटाया, हासिल लिया तो ये 30 था, यहाँ से 1 घंटा हासिल मिला, तो 1 घंटा इधर हमारा 60 मिनट में चेंज हो गया, 60 और 30 बन के 90 हो गया, 90 में से 50 गया तो 40 हो गया, इधर बचा 14, 14 में से 4 गया 10, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक घनाभ में कितने फलक, किनारे और शीर्ष होते हैं। तो जब भी घनाभ की बात होगी तो हम लोगों ने बात की थी कि जब भी घनाभ की बात की जाएगी तो हम लोग उसको कमरा मान लेंगे। जिस रूम में आप बैठे हैं, जिस रूम में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसी को आप लोग देख के आंसर देंगे। तो सबसे पहले कमरे की अगर बात करें तो कमरे में 6 दीवार होती हैं, 12 लाइन होती हैं और 8 कोने होते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसको,
अपनी आंखों से इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। तो 6 दीवार हो गई, 12 लाइन हो गई, 8 कोने हो गए। तो दीवार का मतलब हो गया हमारे यहाँ पर फलक से, और लाइन का मतलब हो गया हमारे किनारे से, और शीर्ष का मतलब हो गया वर्टेक्स यानी शीर्ष कोने से। तो 6, 12, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। वरना आप लोग इसको याद कर सकते हैं, फेस होते हैं 6, एज होते हैं 12 और वर्टेक्स होते हैं 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने टाइलों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले हम लोग इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा सेंटीमीटर में है। तो लंबाई जो है 10 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 10 में 10 गुणे 100 यानी 1000 सेंटीमीटर हो गया। अब 1000 सेंटीमीटर हो गया। अब वर्गाकार कमरे को फर्श को ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर भुजा वाले टाइल की पूछ रहा है। तो जब वर्गाकार हो गया यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1000 गुणे 1000। अब जो टाइल्स बिछानी है 50 सेंटीमीटर वाली, तो टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। टाइल का क्षेत्रफल, तो टाइल भी हमारी वर्गाकार है, तो 50 गुणे 50 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। अब संख्या निकालनी है कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि बड़े से छोटे को भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1000 गुणे 1000 बटे 50 गुणे 50। तो ये 50 दूनी 100 यानी 20 हो गया, 50 दूनी 100 यानी यहाँ भी 20 हो गया, 20 गुणा 20 यानी 400। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो सिंपली हम लोगों ने सबसे पहले 10 मीटर को चेंज किया, 10 गुणे 100 1000 सेंटीमीटर हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा 1000 गुणे 1000 हो गया। टाइल का क्षेत्रफल निकाला 50 गुणे 50 हो गया। संख्या निकालनी थी, दोनों को डिवाइड कर दिया, 400 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पैटर्न में अगला पद बताना है। तो देखेंगे हम लोग अगर ध्यान से, तो ये 1 का क्यूब लिखा है, फिर 2 का क्यूब लिखा है, फिर 3 का क्यूब लिखा है, फिर 4 का क्यूब लिखा है। इसी तरीके से अब 5 का क्यूब आ जाएगा, तो 5 का क्यूब होता है 125, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जब भी ऐसा होगा तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन में 1 का क्यूब देखा, 2 का देखा, 3 का देखा, 4 का देखा, नेक्स्ट 5 का हो गया। 5 का क्यूब होता है 125। नेक्स्ट है 1/2 में कितने 1/8। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1/2 में कितने 1/8 है, तो 1/8 को उल्टा करके गुणा कर देंगे। नहीं तो बेसिक अगर मेथड कहेंगे तो 1/2 भाग 1/8 ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पर गुणा भाग को गुणा में चेंज कर देते हैं और इधर की संख्या को पलट देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तो जब भी पूछेगा इसमें कितने कितने हैं, तो इस टाइप के कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सीधा सीधा हम लोग डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करेंगे तो इस भाग को गुणा में बदल देंगे, यहाँ पर जो संख्या है उसको उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग क्या है? तो सबसे पहले 96 के गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड किया 48, 2 से डिवाइड किया 24, 2 से फिर डिवाइड किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, फिर 3 से किया तो 1। यानी हमारा यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 की घात बन गया 5 गुणे 3 की घात बन गया 1। अब गुणनखंडों का योग निकालना है, तो इसके लिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 2 की घात 5। जब भी योग कहेगा, जैसे 5 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5। 0 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमारा गया है वहाँ तक के हम इसको ले जाएंगे। फिर गुणा 3 की घात 1 है तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। तो 2 की घात 0 हो गया 1, 2 की घात 1 2, 2 दूनी 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16 और 2 की घात 5 हो गया 32। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर 3 की घात 0, किसी भी की घात 0 अगर है तो उसका मतलब होता है 1 प्लस 3। अब ये 1 2 3 और 4 7 8 15 16 31 और 32 63, इनको जोड़ने पे 63 हो गया। इधर जोड़ा 3 1 4 हो गया। अब गुणा कर देंगे 4 तिया 12, 6 चौक 24 और 1 25, यानी 252 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हम लोगों ने गुणनखंड किया तो 2 की घात 5 आ गया, गुणा 3 की घात 1 आ गया। अब जो भी आया 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5। इसी तरीके से 3 में 0 1, क्योंकि 3 की घात 1 था तो 1 तक दे गए। सॉल्व कर लिया, बुरा किया तो 252 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य पर 13 घंटे 48 मिनट बाद पहुंचती है। पहुंचने का समय क्या है? तो 6:14 पर वो चली, 13 घंटा 48 मिनट बाद वो पहुंची। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। 8 और 4 12 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, 13 6 19 हो गया, यानी 19 घंटा 62 मिनट। अब 62 को अगर हम लोग देखें तो 60 + 2 हो जाएगा,
और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो 1 घंटा और 19 घंटा मिलके कितना हो जाएगा, 20 घंटा हो जाएगा। और इधर बचेगा हमारा 2 मिनट, तो 20 घंटा 2 मिनट। अब ये 20 है यानी कि ये हमारा पीएम में हो गया, तो हमारा 20 का मतलब हो जाता है 8 और 2 यानी 8 बजकर 2 मिनट पीएम पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। जब भी हमारा 12 के बाद में होगा, 13, 14, 15, तो हमारा पीएम में हो जाएगा। और अगर इस ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो 20 में से हम लोग 12 माइनस कर देंगे, 20 में से 12 जाएगा 8, तो 8 2 पीएम हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि के पास 3 वर्जिन चॉकलेट है, उसने इनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, उसके पास कितनी चॉकलेट बची। तो 3 दर्जन का मतलब हो गया 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में 3 गुणा 12 यानी 36 हो गया। अब उसने 1/3 भाग जो है अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, यानी टोटल उसने कितना बांटा। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम हो जाएगा। तो 3 चौको 12, 6 दूनी 12 और 4 तियाँ 12, 4 2 6 और 3 9, 9/12 भाग उसने बांट दिया। अब इसके पास कितना बचा, टोटल होता है 1, 1 में से उसने 9/12 भाग बांट दिया, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 12 एलसीएम ले लिया तो 12 माइनस 9, 12 में से 9 गया 3, तो 3/12 यानी 1/4, तो उसके पास बच गया 1/4 भाग। टोटल उसके पास कितना था, 36 थी, उसमें से 1/4 भाग उसके पास बचा है यानी 4 नेम 36, 9 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपली 3 दर्जन था तो 3 गुणा 12, 36 उसके पास टोटल थी, 1/3, 1/6 और 1/4 उसने बांट दिया। तो टोटल हम लोगों ने देखा कितना बांट दिया, 4 2 6 और 3 9/12 उसने बांट दिया। टोटल अगर कहा जाए कोई किसी भी चीज़ का, या तो वो 100% है, अगर हम लोग भाग में देखेंगे तो 1 भाग है, तो 1 में से 9/12 घटा दिया यानी 1/4 भाग उसके पास बच गया। 36 टाफियाँ थी, 1/4 भाग उसके पास बचा यानी उसके पास 9 टाफियाँ बची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 और 21 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। यानी दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L/B होता है। तो लंबाई रे चौड़ाई करेंगे, लंबाई है हमारी 48, चौड़ाई है हमारी 21। 48 और 21 की गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग गुणा करके देख लेते हैं, 48 21 की, तो ये 48 हो गया, 48 दूना 96 है, 8 6 4 10 9 1 10 यानी 1008 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब वर्ग का चाहिए तो पहले हमें वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी, तो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा, कह रहा है आयत की लंबाई का 2/3 है, तो आयत की लंबाई थी 48, इसका 2/3 निकाल देंगे यानी 2/3, 3 से काटा 16, 16 दूनी 32, तो 32 सेंटीमीटर आ रही वर्ग की भुजा। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर या भुजा बुढ़े भुजा, तो 32 गुणा 32, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब दोनों का योगफल पूछ रहा है यानी 1008 और 1024 को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8 4 12 और ये हो जाएगा हमारा 2 1 3 0 1 1 2 यानी 2032 ऑप्शन नंबर ए, 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 48 गुणा 21 यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर वर्ग की भुजा यानी 48 गुणे 2/3 यानी 32 सेंटीमीटर आ गई, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था तो 32 गुणा 32 यानी 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दोनों का ये फल कर रहा था, दोनों को जोड़ दिया, हमारा आंसर आ गया 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा 672 36 और 25 बराबर है, यानी 672 36 और 25 ये किसके बराबर है। तो पहला हम लोग ऑप्शन लेंगे एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या, और इसको या तो हम लोग मल्टीप्लाई करें फिर यहाँ मल्टीप्लाई करें तब हमारा आंसर आएगा, या फिर एक एक ऑप्शन लेके हम लोग डिवाइड कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे एक सप्ताह में सेकंड, तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 दिन के बाद घंटे निकालेंगे, तो एक दिन में घंटे 24, 7 दिन में 7 गुणे 24। अब 1 घंटे में 60 मिनट, तो इसमें 60 से गुणा कर देंगे, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से। अब इनको डिवाइड करने पर अगर हमारा 1 आ जाता है तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं तो इसी तरीके से हम दूसरा लेंगे, इसी से तीसरा। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 नेम 63 बचा 4, 7 छंग 42, 24 से काट देंगे, 24 चौको 96। अब इसको 4 से काट देंगे तो ये 15 हो जाएगा, 5 से काट दिया 5 या 15, 55 25, फिर 3 से काट दिया तो ये 12 हो गया, 12 से इसको काट दिया 12 पंचे 60 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया यानी 1 आ गया,
तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो सिंपली अगर या तो आप और इसकी गुणा करें 672 36 25 की, और 7 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 की गुणा करें, तो अगर बराबर आ रहा है तो हमारा ऑप्शन सही होगा। या तो दोनों को डिवाइड कर दे, डिवाइड करने पर अगर 1 आ जा रहा है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर पहले पे 1 नहीं आता तो दूसरा लेते, दूसरे पे नहीं तीसरा, तीसरे पे नहीं लेते तब चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 15, अगर 6 से पूर्णतः विभाज्य है अगर ये संख्या, तो 1 के स्थान पर क्या होगा? तो 6 से विभाजित होने के लिए 6 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3, यानी 6 से ये संख्या विभाजित होनी जो 2 से भी हो, जो 3 से भी हो। और 2 से विभाजित होने के नियम क्या है? 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। और 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो जीरो 2 4 6 8, अब 5 तो आएगा नहीं, 5 हमारा कैंसिल हो गया। 9 आएगा नहीं लास्ट में, 9 कैंसिल हो गया क्योंकि लास्ट में चाहिए, लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, तो पहला लेते हैं 6 2 5 3 9, सॉरी 3 के बाद 2 9 1 5। अब पहला ऑप्शन अगर हम लोग 6 ले लेते हैं, फिर अंकों का योग करते हैं, 6 लेने पे 2 से विभाजित हो जाएगा। अब हमें देखना 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 9 27, 27 1 28, 28 5 33, 33 6 39। तो 39 को अगर 3 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 13 बार में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी 6 से आएगा हम सीधे सीधे देखेंगे, 2 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। 2 से कटने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए। 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 से कटने के लिए 5 और 9 हमारे ऐसे ही बाहर हो गए। 6 और 8 बचा, पहला ऑप्शन हमने रख के देखा तो पहले से ही हमारा आंसर आ गया। 39 से ही योगफल आया, 39 3 से पूरा पूरा विभाज्य, यानी ये संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का मासापा एचसीएफ दिया है 28, एलसीएम दिया 336, ये अभी एक संख्या 112 तो दूसरी संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एचसीएफ को दिया है 28, एलसीएम दिया है 336, पहली संख्या दी है 112, दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 28 गुणे 336 बटे 112 बराबर एक्स। 112 से काटने में 3 बार में चला जाएगा, 28 गुणे 3 हमारा आंसर आ जाएगा, 28 गुणे 3 बराबर एक्स। 28 3 की गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक बीकर के 3/7 बैग में पानी है, बीकर को ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर पानी की और आवश्यक है। बीकर की धारिता, तो टोटल धारिता होती है 1, 3/7 भाग उसमें पानी भरा हुआ है और 16 लीटर और पानी चाहिए है। तो हम लोग भाग में देखें कितना भाग पानी है हम लोगों का खाली है, तो ऐसे में लेंगे 7 माइनस 3/7, 7 में से 3 गया 4, यानी 4/7 भाग को भरने के लिए हमें 16 लीटर पानी और चाहिए। 4/7 भाग को भरने के लिए 16 लीटर पानी चाहिए, तो एक भाग हम नहीं निकाल सकते, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 गुणे 7/4, एक बराबर हो जाएगा 4 चौको 16, यानी 28 लीटर। तो एक भाग की जो हमारी वैल्यू आ गई 28 लीटर आ गई, और एक ही हमारा टोटल लेता है, यानी बीकर की जो धारिता है वो 28 है। सबसे पहले एक भाग टोटल लेता है और 3/7 भाग पानी है, तो एक में से 3/7 घटा दिया, यानी 4/7 भाग जो है वो हमारा खाली है। इसको भरने के लिए 16 लीटर क्वेश्चन में दिया है, 16 लीटर पानी की जरूरत है। 4/7 बराबर 16 हो गया, एक भाग हमने उन्हें निकाल लिया 28 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 5 10 35 के सबसे छोटे सार गुणज, सबसे छोटे का मतलब होता है एलसीएम, सबसे बड़े सार गुणनखंड एचसीएफ का अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे 5 10 और 35 का। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी संख्या से करते हैं, 2 पंचे 10 35। अब 5 से करेंगे तो 1 1 7, 7 से करेंगे 1 1 1। एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, तो ये ऐसे हो गया 5 दूनी 10 और 7 70। और एचसीएफ निकालेंगे हम लोग, तो एचसीएफ दो तरीके से निकाला जा सकता है, भाग करके और गुणनखंड करके। तो 5 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 5, 10 का करेंगे 2 गुणे 5, 35 का करेंगे तो 7 गुणे 5। अब जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ तीनों में 5 कॉमन है, यानी एचसीएफ हमारा हो जाएगा 5। अब दोनों का अंतर कह रहा है, यानी 70 में से हम लोग 5 घटा देंगे, 65 हमारा आंसर हो जाएगा। 65 मतलब
ऑप्शन नंबर ए। सिंपली एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, दोनों को घटा दिया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, 3.5 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। जब भी कहेगा एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल हम लोग निकाल लेंगे घटाकर। जो हमारी चाल आएगी, एक 20 की है, एक 23 की है, एक ही दिशा में है तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, हमारी चाल आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको टाइम दिया 3.5 घंटा, यानी समय जो दिया है 3.5 आवर। दूरी हम लोगों को निकालनी है, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणे समय। तो चाल हमारी 3 आ गई यहाँ से, और समय हमारा आया, क्वेश्चन ने दिया है 3.5, गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा 10.5, और दूरी किलोमीटर में होगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सिंपली जब एक ही दिशा में जा रहे हो घटा देंगे, विपरीत दिशा में जा रहे हो जोड़ देंगे, यहाँ पे घटाने पे 3 आ गया, समय दिया था, दूरी बराबर चाल गुणे समय, 3 गुणे 3.5 यानी 10.5 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, तो पहला ही गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 जो है एक सम संख्या है। जैसे पहला गलत हो गया। बी देख लेते हैं, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते, बिल्कुल सही है। जैसे कोई भी अभाज्य संख्या मान लो हम लोग ले लेते हैं 31, तो इसका 1 और 31 गुणनखंड होगा, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है, तो 1 अंक की देखेंगे तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, यानी 1 2 3 4, ये भी बिल्कुल सही है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम नहीं होता, तो ये भी बिल्कुल कि सही है, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी हमेशा सम नहीं होता, ये भी बिल्कुल बात सही है। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट बताई थी, जब x से x स्क्वायर जाना है तो जो हमारी संख्या है उसको स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे जोड़ है तो हम लोग घटा देंगे, 25 माइनस 2 23 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों करते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर x प्लस 1/x बराबर 5 है, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू ए 1/x, ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 25। अब 25 इधर जाएगा, 25 में से 2 जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी बहुपलक के लिए यदि f बराबर 6, शीर्ष v बराबर 8, तो किनारों की संख्या क्या होगी। तो यूलर का फॉर्मूला लगभग हर पेपर में पूछा गया है, f प्लस वी माइनस ई बराबर होता है 2। तो f प्लस वी माइनस ई बराबर 2, तो f की वैल्यू 6, v की वैल्यू 8, e की वैल्यू हमें निकालनी है बराबर 2। तो 8 6 14, इसको इधर कर देंगे, 14 में से 2 गया 12, यानी 12 हमारा आंसर हो जाएगा, e की वैल्यू जो है 12 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, f प्लस वी माइनस ई बराबर 2, 6 प्लस 8 माइनस ई बराबर 2, 14, 2 को इधर लिया है, e को इधर लिया, 14 माइनस 2 बराबर 12, यानी e की वैल्यू जो हो गई 12 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें ए बी सी का मान निकालना होगा, फिर 4a माइनस 5b प्लस सी का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके गुणनखंड करते हैं, 21 600, 21 100, 21 16 8 के, तो 2 से सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 10 584, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 52 92, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 13 23, फिर अब हम लोगों का ये 3 से डिवाइड होगा, अंकों को जोड़ ले 3 1 4 4 2 6 3 9, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 441, 441 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 147, 147 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49, फिर 49 7 से होगा तो 7 1, यानी ये हमारा बन गया 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 2 3, 3 की घात 3 गुणे 7 की घात 2 बराबर हो गया 2 की घात a गुणे 3 की घात b गुणे 7 की घात c। अब तुलना कर देंगे 2 की घात a और 2 की घात 4 की, तो a की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि आधार समान है तो वहीं घातें भी बराबर होंगी। 3 की घात 3 और 3 की घात b की करेंगे तो b की वैल्यू आ गई 3, 7 की घात c 7 की घात 2 की करेंगे तो c की वैल्यू आ गई 2। ए बी सी की वैल्यू पता चल रही, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 गुणे 4 माइनस 5 गुणे 3 प्लस सी यानी 2, 4 चौको 16 माइनस 15 प्लस 2, 16 में से 15 गया 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का मतलब हो गया 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। करेक्ट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर ए। सिंपली गुणनखंड करके
सिर्फ तुलना कर देना, ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर चाहे 4a माइनस बाई 5b प्लस सी का पूछा है या किसी भी चीज़ की वैल्यू पूछी जाए, हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप। तो समचतुर्भुज हमारा लगभग इस तरीके से होता है जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परस्पर लंब होते हैं और समद्विभाजित करते हैं, ऐसे हमारे विकर्ण बनेंगे। तो यहाँ पर ये लंब बनेंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। जैसे मान लो अगर इस विकर्ण की अगर हम लोग लंबाई मान लें 10 है, इसकी मान लें 24 है, तो ये हमारी 5 हो जाएगी, ऊपर वाली 12 हो जाएगी, नीचे 5 ये 12। और ये लंब है यानी ये हमारा बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज। इस तरीके से यहाँ पर अगर लंब है ये 5 है, ये 12 है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अगर हम लोग इसको नाम दे दें ए बी सी डी और इसको नाम दे देते हैं ओ, तो त्रिभुज ओ डी सी में, त्रिभुज ओ डी सी में क्या हो जाएगा, जब ये लंब है यहाँ पर तो ये हमारा कर्ड हो जाएगा, यानी सी डी स्क्वायर, यानी कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारा को भी हम लोग लंब मान सकते हैं इसमें, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, सी डी स्क्वायर बराबर ओ डी की वैल्यू हमें पता है 5, 5 का स्क्वायर, ओ सी की वैल्यू हमें पता है 12, 12 का स्क्वायर। ये हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 25 144 हो गया 169। तो सी डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169, तो सी डी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 169। तो सी डी का मान आ गया 13, तो सी डी की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, यानी ये 13 सेंटीमीटर। अब समचतुर्भुज की जो सभी भुजाएं होती है वो सभी भुजा बराबर होती हैं, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 गुणे भुजा होता है, और सॉरी समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। तो परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे 13, 13 चौको 52 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा विकर्ण को नई क्वेश्चन नहीं आएगा, विकर्ण को आधा कर लेंगे, यहाँ से भी विकर्ण को आधा कर लेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो सी डी जैसे यहाँ पे 13 सेंटीमीटर कर्ड आ गया। अब कर्ड का मतलब ये है भुजा, और भुजा सारी भुजा समचतुर्भुज के बराबर होती है, या तो 13 को 4 बार जोड़ देंगे या 4 गुणे 13 कर देंगे, 52 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अंडर रूट ये पूरा यहाँ तक है, पूरा यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, वो ये ब्रैकेट का मतलब हो गया पूरे पर। तो 1 से 21 का अगर वर्ग निकालोगे तो 11 हो गया, 11 प्लस 70 प्लस 91, 11 और 70 को दे देंगे तो ये हो जाएगा 81 अंडर रूट प्लस 91, और 81 का वर्ग मिलेगा 9 प्लस 91, 91 और 9 हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, 10 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 11 कहेगा 1 से 21 का हो जाएगा 11, आप 70 और 11 जोड़ेंगे 81 हो जाएगा, 81 का हो जाएगा 9, 91 और 9 जोड़ेंगे 100, 100 का हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। तो राशि अगर हम लोग मान ले पी है, तो ये हमारा मूलधन हम लोग मान लेते हैं पी है, तो दोगुनी हो जाती है, यानी मिश्र धन जो है वो हमारा हो जाएगा 2p, दो गुना मतलब 2p। तो हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 2p माइनस p, 2 में p में से p गया तो p बचा। और करत 8 वर्षों में, यानी समय n की वैल्यू हमें दी है 8 वर्ष, तो ब्याज की दर पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज है p, मूलधन है p, गुणे दर है पता नहीं आर लिख लेते हैं, समय आर पता है बटे 100। तो p से p कैंसिल हो गया, तो 100 बराबर 8 आर हो गया, आर बराबर 100 बटे 8 हो गया। तो 100 बटे 8 का मतलब हो गया 12.5, ऑप्शन नंबर है हम ए हमारा सही हो जाएगा। मूलधन हमने p मान लिया, मिश्र धन 2 गुना है यानी 2p हो गया, ब्याज 2p माइनस p यानी p हो गया, समय हमें 8 पर दिया है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला को लगाया तो r बराबर 100 बटे 8 यानी 12.5%, ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। एक बेलन की त्रिज्या को दोगुना और ऊंचाई को आधा कर दिया गया तो उसके वक्र तष्टी क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी बेस सिलेंडर या बेलन की बात की जाएगी और वक्र तष्ट की बात की जाएगी, तो त्रिज्या अगर दोगुनी हो रही ऊंचाई आधी हो रही है तो कोई अंतर नहीं होगा, समान रहेगा। जैसे देख लेते कैसे, मान लेते हैं हम पहले त्रिज्या आर थी, R1 की वैल्यू आर थी,
फिर कह रहा है R2 यानी 2 गुना कर दिया है, यानी 2R हो जाए। ऊंचाई को आधा कर दिया गया, पहले H1 जो था वो H था, अब H2 जो हो गया आधा यानी H/2 हो गया। अब पहले का वक्रपथ 2πRH, यह हमारा फार्मूला होता है, R की वैल्यू R, H की वैल्यू H। दूसरा हमने निकालेंगे 2πRH, तो R हो जाएगा 2R, H हो जाएगा हमारा H/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2πRH। तो 2πRH यहाँ भी आया, 2πRH यहाँ भी आया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सिंपली अगर वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है बेलन में और त्रिज्या को द्विगुना कर रहे हैं, ऊंचाई आधा कर रहा है, यानी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, यदि माध्य बराबर 4, माध्यिका बराबर 5 तो बहुलक क्या होगा? तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना होगा, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्य बराबर बहुलक। ये फॉर्मूला याद होंगे आप लोग आसानी से, चाहे माध्य पूछा जाए, माध्यिका पूछा जाए या बहुलक पूछा जाए, कोई भी चीज़ आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 3 गुणे माध्यिका यानी 3 गुणे 5, 2 गुणे माध्य यानी 2 गुणे 4 बराबर बहुलक। तो 5 आते ही गुणा 15, 4 2 की गुणा 8, 15 में से 8 जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केवल ये फार्मूला याद रखना, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक। तो 3 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 4, 15 माइनस 8 यानी 7, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अब इसमें सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, 3 माइनस 2197 फिर गुणे क्यूब रूट माइनस 125 भाग क्यूब रूट 27 भाग 125। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्यूब रूट 27/125। इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं माइनस 125, और इसको भी इसी तरीके से लिख लेते हैं क्यूब रूट माइनस 2197। अब 2197 अगर बात की जाए तो 13 का क्यूब रूट होता है, यानी 13 का जो क्यूब होता है वो 2197 होता है, तो ये -13 हो गया क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है। इसी तरीके से माइनस 125 है तो -5 हो गया, 125 का वर्गमूल 5, माइनस चिन्ह है इसलिए 5 भाग, अब यहाँ पर क्या 27 का हो जाएगा 3 और 25 का हो जाएगा 125 का हो जाएगा 5। अब यहाँ पर 13 और 5 की गुणा करेंगे 65, माइनस और माइनस की गुणा होगी प्लस हो जाएगा, गुणा भाग का चिन्ह होता है, गुणा कर देते हैं और चिन्ह को पलट देते, इधर जो संख्या रहती है उसको पलट देते हैं, 5/3 हो जाएगा। तो ये गुणा करेंगे 55 और 6×5 30 और 2 32/3। अब इसको भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 108.33। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपली 2197 जो है 13 का घनमूल होता है, 125 5 का होता है, 27 3 का, 125 5 का, सॉल्व कर लिया 108.33, हमें आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, एक समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, यदि समांतर चतुर्भुज में किसी एक में से एक दूसरी से 6 सेंटीमीटर बड़ी है तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो अगर हम एक भुजा x मान लें तो कह रहा दूसरी जो है 6 सेंटीमीटर बड़ी है, तो दूसरी x+6 हो गई, यानी एक भुजा हमारी x हो गई, दूसरी x+6 हो गई। समांतर चतुर्भुज के एरिया की बात की जाए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ऊंचाई को हम लोग h लिख देते हैं। तो एरिया हमको दिया है 105, 1/2, समांतर भुजा क्या हो गई, एक x + 6, x+6 हो गई, ऊंचाई हमारी हो गई 6। तो अब यहाँ पर सॉरी ऊंचाई इनको दी है 7, तो ऊंचाई हो गई 7, 1/2 ये 2x हो गया प्लस 6 × 7 बराबर 105। 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7 बचा 3, 7 बचे 35, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूनी 30, 30 बराबर 2x + 6, पक्षांतर कर देंगे, 2x बराबर 30 माइनस 6, 2x बराबर 24, यानी x बराबर 12। तो x की वैल्यू 1 आ गई 12, तो दूसरी हो जाएगी 12 + 6, तो दूसरी हो जाएगी 18। बड़ी भुजा की पूछ रहा तो 18 बड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंपली हम लोगों ने एक भुजा x मान ली, दूसरी हमारी x+6 हो गई। समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजा हमारी x x+6 हो गई, ऊंचाई हमारी 7 हो गई, कैलकुलेट कर लिया तो x की वैल्यू 12 आ गई,
और तो दूसरी जो भुजा हो गई x प्लस 6 यानी 12 प्लस 6 18 हो गई, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो फॉर्म्स आज ये थे ना 30 क्वेश्चन, इनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों के अगले क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।